हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे वैद्युतिक वायरिंग के बारे में। वैद्युतिक वायरिंग अपन जब करते हैं तो उसमें अपन को कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है, किस प्रकार के उपकरण लगाने होते हैं, कौन कौन से परिपथ उपपरिपथ लगाएं, किस प्रकार से उसको वायरिंग को अपन करने में कौन सा तरीका अपन अपनाएं कि विद्युत वायरिंग अपनी सही प्रकार से कार्य करे। इसके लिए अपन बात करते हैं वैद्युतिक वायरिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं वैद्युतिक वायरिंग टॉपिक अपना वैद्युतिक वायरिंग। तो दोस्तों, वैद्युतिक वायरिंग वर्तमान युग में, जैसे अब आज की तारीख में विद्युत से संबंधित देखें, विद्युत अपना क्या, विद्युत का इतना महत्व बढ़ गया कि अपने जीवन की कोई भी मूलभूत आवश्यकता बन गई, जीवन की मूलभूत आवश्यकता बन गई विद्युत। एक प्रकार से हर चीज अपन जो भी काम करते हैं वो किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है या विद्युत से हो रहा है। उसमें क्या होता है, जहां से विद्युत शक्ति उत्पादित होती है, विद्युत शक्ति जहां से अपन उत्पादन करते हैं, उत्पादन से उसका क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब यहाँ मान लो अपने विद्युत का उत्पादन किया, यहाँ से अपन ट्रांसमिशन मतलब लाइनों के द्वारा उसको वितरण उपकेंद्रों तक, और वितरण उपकेंद्रों से लाइनों के द्वारा उपभोग स्थल तक पहुंचाई जाती है। मान लो अपन को यहाँ पे इस जगह पे विद्युत चाहिए और यहाँ पे अपन इसको पैदा कर रहे हैं, तो यहाँ से लाइनों के द्वारा वितरण केंद्र और फिर लाइनों के द्वारा उपभोग बिंदु तक पहुंचाई जाती है। क्या किया जाता है, उपभोग बिंदु तक पहुंचाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे अपन देखते हैं कि कोई भवन है, कार्यशाला है, कुछ भी देखो आदि, मतलब इसमें विद्युत शक्ति की अपन मुख्य विद्युत शक्ति होती है, उसको विद्युत आपूर्ति के लिए मुख्य लाइन से उसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए मुख्य वैद्युतिक लाइन से उसका संयोजन किया जाता है, और इससे ही क्या बोलते हैं, यह संयोजन ही विद्युत संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, यह संयोजन ही विद्युत वायरिंग कहलाता है या विद्युत संयोजन कहलाता है। परिभाषा के रूप में आप जैसे इसमें लिखना चाहो तो कोई भवन है, कोई कार्यशाला है कि आदि की विद्युत वायरिंग, आदि की विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए उसको मुख्य लाइन से जोड़ा जाता है, यही विद्युत वायरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, यही विद्युत वायरिंग कहलाती है। और ऐसे तो अपन विद्युत वायरिंग हर प्रकार से करते हैं इसी प्रकार, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार की वायरिंग करने के लिए अलग अलग प्रकार के अपन को जो तार होते हैं उसको अपन यूज में लेते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे परिपथ, जैसे सिंगल फेज है या 3 फेज है, उसका वोल्टेज कितना है लाइन का, उसके अनुसार अपन तार को या चालक को काम में लेते हैं। क्या करते हैं, उसके अनुसार उस तार या चालक को अपन काम में लेते हैं। तो अपना जो भारतीय विद्युत नियम है, वैद्युतिक वायरिंग से संबंधित भारतीय विद्युत नियम की विद्युत वायरिंग में अपन स्विच लगाते हैं, अपन अपने रूम के अंदर वो स्विच किस प्रकार होना चाहिए, फैन कहाँ पे लगा होना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, इससे संबंधित ट्यूबलाइट है तो उसमें क्या सिस्टम होना चाहिए, और एक स्विच पे कितने आगे उपभोग बिंदु रखने चाहिए, इन सब की चीजें अलग अलग होती। तो प्रत्येक चीजों को अपन को ध्यान रखना जरूरी है। अपन इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। विद्युत वायरिंग हो गया, जैसे विद्युत वायरिंग। तो विद्युत वायरिंग के अंदर अपना सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत वायरिंग। उसमें विद्युत वायरिंग का अपन कोई कार्य करवाते हैं, विद्युत वायरिंग की स्थापना करवाते हैं, उसकी मरम्मत करवाते हो, तो उसको किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से करवाना चाहिए, जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी का अपन जैसे काम करो, तो ऐसे लाइसेंसधारी ठेकेदार हो, वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित डिग्री, उसकी योग्यता हो, ऐसे व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति से करवाने से कोई दुर्घटना वगैरह होने की संभावना बिल्कुल कम रहती है, क्योंकि यदि किसी अपन प्रत्येक ऐसे ही जिसको पता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी के नियमों के बारे में और विद्युत वायरिंग के बारे में, वही एक तार तो सीधे वही भी जोड़ देते हैं, लेकिन उससे अपन को क्या रहता है कि जो अपन आवश्यकता अनुसार सही प्रकार से विद्युत वायरिंग करते हैं वो अपन नहीं कर सकते। तो इसमें पहला पॉइंट क्या रहना चाहिए, सबसे पहला विद्युत वायरिंग की स्थापना व उसका मरम्मत किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए। और विद्युत वायरिंग के अंदर जो प्रयुक्त सहायक सामग्री होती है वो ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। जो वायरिंग के अंदर जो सामग्री प्रयुक्त होती है वो कैसे होनी चाहिए, ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसके नियमों के बारे में। अपन जैसे बात करें वैद्युतिक
वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना विद्युतिक वायरिंग की स्थापना व उसका स्थापना एवं मरम्मत, विद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए। विद्युत वायरिंग की स्थापना व उसका मरम्मत कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही करवाना चाहिए। इसका मतलब जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है उसका वो लाइसेंस होता है कि इसको गाड़ी चलानी आती है, इसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का भी अपने लाइसेंस बनता है कि इसकी वायरिंग वगैरह करनी आती है। इस प्रकार से गवर्नमेंट का जो लाइसेंस होता है उसके अनुसार लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही अपन क्या करनी चाहिए, विद्युत वायरिंग वगैरह करवानी चाहिए। और दूसरा टॉपिक पॉइंट ये है अपना, विद्युत वायरिंग के अंदर जो उपकरण काम में लेते हैं, जो सहायक सामग्रियां काम में लेते हैं, वो ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वो ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। विद्युत वायरिंग में वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री ISI चिन्ह युक्त ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। विद्युत वायरिंग के अंदर जो अपनी सामग्री प्रयुक्त होती है वो कैसी होनी चाहिए? ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। इसके बाद में जैसे अपन बात करें, लाइट व फैन होता है। जो लाइट है वो जो फैन है उसमें भी क्या सिस्टम जैसे अपन देखते हैं, तो फिर जैसे अपन देखते हैं विद्युत वायरिंग के उप परिपथ में विभक्त किया जाना चाहिए। उप परिपथ मतलब जितने वायरिंग के अपन परिपथ बनाते हैं ना, वो एक परिपथ में सब नहीं रहने, उसको क्या करना चाहिए, अलग अलग उप परिपथों के अंदर विभक्त कर देना चाहिए। जैसे लाइट वे फैन है, पावर है, उसके लिए प्रत्येक के लिए पृथक पृथक परिपथ होने चाहिए, प्रत्येक के लिए अलग अलग परिपथ होने चाहिए। लाइट वे फैन का जो उप परिपथ है उसमें प्रत्येक में 10 से अधिक और पावर के प्रत्येक परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। जो पावर है अपनी पावर सप्लाई है उसमें जो 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए, उसमें अलग अलग परिपथ दो, जैसे पावर अपने पीछे से दी और उसमें अपन उपकरण लगाए तो 2 से ज्यादा है तो उसको क्या कर देना चाहिए, अलग अलग परिपथों के अंदर उसको विभक्त कर देना चाहिए। और लाइट वे फैन का अपन बात करें, लाइट वे फैन के परिपथ का कुल लोड 800 वोल्ट तथा पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। यह चीज देख लिखने लायक इसमें, जैसे लाइट व फैन उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट और पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए।
3000 वॉट से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपन जैसे बात करें नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई, जैसे जो नियंत्रक स्विच बोर्ड लगाते हैं जहाँ से पूरे घर की विद्युत सप्लाई है, कोई भवन है, कोई कार्यशाला है, कोई घर है, तो उसकी विद्युत सप्लाई है वो क्या है, पूरे घर की, जहाँ से विद्युत सप्लाई को, पूरे घर की विद्युत सप्लाई को अपन क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो उसमें अपन को क्या ध्यान में रखना है, नियंत्रित स्विच बोर्ड लगाते हैं, फर्श से उसकी ऊंचाई, नियंत्रित स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए। जो नियंत्रित स्विच बोर्ड है उसकी फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.3 मीटर। जैसे अपन बाहर का मान लो, छोटे रूम का ही मान लेते हैं, जो स्विच बोर्ड लगाते हैं अपन, उसकी जो ऊंचाई है वो फर्श से कितनी होनी चाहिए, 1.3 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और वो कक्ष के प्रवेश द्वार, जहां से अपन गेट से अंदर घुसते हैं, उसके प्रवेश द्वार के बाईं ओर, कक्ष के प्रवेश द्वार के अंदर घुसते ही किस तरफ होना चाहिए, बाएं हाथ की तरफ स्थापित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोर्ड जो अपन लगाते हैं ना विद्युत सप्लाई करने के लिए, अपन जहां जरूरत होती है वैसे बोर्ड फिट कर देते हैं। तो उस बोर्ड का भी एक नियम होता है। इस नियम क्या होता है कि उसकी स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर, स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी है, 1.3 मीटर, फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर, और वो प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थापित होना चाहिए, प्रवेश द्वार के बाईं ओर स्थापित होना चाहिए। इसके बाद में यदि अपन स्नान घर के अंदर, स्नान घर में स्थापित जो लैंप होता है, उस लैंप आदि का जो स्विच होता है, उसका स्विच स्नान घर के बाहर लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए, स्नान घर के बाहर दीवार पर, बाहर की स्नान घर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। जब बहुत आवश्यक हो, क्या हो, यदि बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नान घर के अंदर स्विच स्थापित करना हो, जब अपन को आवश्यकता हो कि स्नान घर के अंदर ही करना पड़ेगा, तो वो जल रोधी प्रकार का होना चाहिए। तो वो पूर्णतः किस प्रकार का स्विच होना चाहिए, पूर्णतः जल रोधी प्रकार का स्विच होना चाहिए। यदि जल रोधी प्रकार का स्विच नहीं है तो उसमें करंट वगैरह आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इसमें ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नियंत्रक स्विच बोर्ड है वो कितनी मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए फर्श से, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। ये जैसे इसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, पूछ लिया कि नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। जैसे एक तो ये 1.2 दे देगा, 4 दे देगा, 5 दे देगा, लगभग ये यहाँ तक दे दिया। फिर दूसरा 2 से ऊपर दे दिया, तो अपन इसमें इस प्रकार अपना आंसर ढूंढ लेंगे। 1.3 की जगह 4-5 तक आ सकता, तब तक अपन ये चलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो स्नान घर का स्विच है, ये पूर्णतः दीवार के बाहर, अच्छा कहाँ रहता तो दीवार के बाहर, स्नान घर की दीवार की बाहर की तरफ स्थापित होना चाहिए। ये इससे ज्यादा ये मोस्ट है, इसकी ऊंचाई किसी भी चीज की हो ना, किस तरफ बोर्ड लगना चाहिए, कितनी ऊंचाई पर होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अपन इसमें बात करें, चार नंबर अपन बात करें नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर होनी चाहिए तथा ये कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर, कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। बाईं ओर स्थापित किया जाना चाहिए। कक्ष के प्रवेश द्वार के निकट बाईं ओर इसको स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें
अपन जैसे फिर ये हो गया, इसके बाद में जैसे गैलरी है, बरामदा है, तो बालकनी है, तो उसमें जो लाइट का स्विच है वो अंदर की तरफ ही स्थापित, घर के अंदर की तरफ स्थापित करना चाहिए। और बाहर अपन लगाते हैं तो बाहर बारिश वगैरह आते हैं फिर अपन को करंट वगैरह लगने का खतरा रहता है, तो बाहर लगाते हैं तो वो जलरोधी प्रकार का होना चाहिए। और घर के बाहर जितने भी जो पॉइंट लगे होते हैं स्थापित, सभी लाइट पॉइंट हो, किसी भी प्रकार का जो पॉइंट लगा हो घर के बाहर, वो पूर्णतः जलरोधी होने चाहिए। ये चीजें ध्यान में रखनी। घर के बाहर जितने भी पॉइंट लगे होते हैं स्थापित, सभी लाइट पॉइंट है वो जलरोधी होने चाहिए। जितने भी लाइट के वो पॉइंट है किस प्रकार से होने चाहिए, जलरोधी होने चाहिए। सतपंखों के ब्लेड, सतपंखों के जैसे सतपंखा है, सतपंखे के ब्लेड तथा फरस के बीच की न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर। सतपंखा लगा हुआ है, उसका ब्लेड है और जो फरस होता है उसके बीच की न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर और अधिकतम 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए। 3 मीटर का अंतर रखा जाना चाहिए। जैसे अपना सतपंखा अपन लगाते हैं तो उसकी जो न्यूनतम दूरी है वो 2.4 मीटर, 2.4 मीटर से 3.5 मीटर तक, 2.4 मीटर से 3.5 मीटर के बीच में रहनी चाहिए। 2.4 मीटर से 3 मीटर के बीच में रहनी चाहिए, 3.5 इन दोनों के बीच में क्या रहनी चाहिए, इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए। ये चीज इसमें ध्यान रखने की बात है। इसमें जैसे अपन बात करते हैं फरस, सतपंखों के ब्लेड्स व फरस के बीच की सतपंखों के ब्लेड्स, सतपंखों के ब्लेड व फरस के बीच की न्यूनतम दूरी न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर से 3.0 मीटर, 2.4 मीटर से अधिकतम 3 मीटर का अंतर होना चाहिए। न्यूनतम दूरी 2.4 मीटर व अधिकतम, इसमें बात करें अधिकतम मीटर तक होनी चाहिए, अधिकतम इस मीटर तक होनी चाहिए। अर्धचालक से जो अपना इसके अंदर न्यूट्रल फेस और अर्थ होता है, जैसे वायरिंग में अपन करते हैं, तो अर्धचालक से कोई भी फ्यूज या स्विच आदि को संयोजित नहीं किए जाने चाहिए। जो अर्धचालक होता है, जो अर्थ का जो तार होता है, अर्थ का जो चालक तार होता है, उससे किसी भी प्रकार का कोई फ्यूज है, स्विच है, उसको अपन को संयोजित नहीं करना चाहिए। क्या करनी चाहिए, उसको किसी भी प्रकार से स्विच स्थापित नहीं करना चाहिए। और लाइव, यहाँ तो लाइव या फेज चालक, यहाँ तो लाइव बोलो या फेज चालक बोलो, फेज चालक में फ्यूज लगाना चाहिए। अपन जो फ्यूज लगाते हैं किस में लगाना चाहिए, फ्यूज हमेशा फेज के अंदर लगाना चाहिए। फेज को लाइव भी बोलते हैं और फेज भी बोलते हैं, ठीक है। फेज या लाइव या फेज चालक के अंदर फ्यूज लगाने चाहिए। सभी प्रकार की नियंत्रित युक्तियां, स्विच आदि इसी चालक पर पदास्थित की जाती है। जितने भी प्रकार की नियंत्रित युक्तियां होती है, जैसे जो विद्युत सप्लाई को आगे रोकती है, जितनी भी प्रकार की नियंत्रित युक्तियां होती है, वो सभी प्रकार की युक्तियां फेज पर ही लगती है। किस पर लगती है, फेज पर ही लगती है। 3 फेज ऐसी लाइन में यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड को संतुलित रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, 3 फेज जैसे होता है तो उसमें जो लोड है, उस प्रत्येक फेज पर लोड को क्या रखना चाहिए, संतुलित रखना चाहिए। और तीनों फेजों का क्रम क्या होता है, आर वाई बी क्रम में, आर वाई बी क्रम के अनुसार प्रयोग करने चाहिए, जिससे अपन को पता चल सके आराम से, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, आराम से उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ये चीजें ध्यान रखना होता है। और अपन कोई भी वायरिंग वगैरह करते हैं तो वायरिंग वगैरह करने से पहले, जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो मकान बनाने से वैसे उसका लेआउट या नक्शा कैसे तैयार करते हैं,
तो वायरिंग बनाने से पहले अपन को इसका लेआउट या नक्शा प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए कि वे किस प्रकार से वायरिंग होगी, किस प्रकार से वायरिंग होगी, ये सिस्टम अपन को तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद में अपन IE 45 के अंतर्गत ओवरलोड जो लाइनें होती है, ओवरलोड यहाँ जैसे अपने पास घर के पास में जो पोल लगे रहते हैं, जो कुओं पे वगैरह विद्युत सप्लाई आती रहती है अपने घर में सिंगल फेज वगैरह, तो उन दो पोलों के बीच की वो दूरी होती है, जो वो दूरी का फिक्स माप होता है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, पोलों के बीच की दूरी, वो अधिकतम दूरी होती है, वो अधिकतम 67 मीटर 67। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। 67 मीटर या 220 फुट, फुट में इसकी बात करें तो 67 मीटर या 220 फुट, 67 मीटर या 220 फुट, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दो पोलों के बीच की दूरी में आगे लिख देता हूं, दो पोलों के बीच की दूरी, दो पोलों के बीच की दूरी 67 मीटर या 220 फुट होती है। दो पोल होते हैं, उन दो पोलों के जो बीच की दूरी होती है वो 67 मीटर होती है। 67 मीटर या 220 फुट, ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पूछा था एक लाइन में कि ओवरहेड लाइनों के दो पोलों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी रखी जाती है, तो यहाँ तो 60 मीटर में देंगे तो ये दे देंगे और फुट में दे देंगे 220 आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं विद्युत वायरिंग की। विद्युत वायरिंग हेतु स्थापना कारक, विद्युत वायरिंग हेतु स्थापना कारक। स्थापना विद्युत वायरिंग किस प्रकार की देखनी चाहिए, दिखावट मजबूत भी होनी चाहिए, दिखावट में कैसी होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए, अग्नि से भी उसकी रक्षा, अग्नि से भी वो सुरक्षित होनी चाहिए। फिर उसका जीवन काल, जीवन काल, स्थापित वायरिंग का कार्यकारी जीवन काल क्या होना चाहिए, अधिक होने, अपन कोई भी चीज स्थापित करते उसका वो अधिक समय तक चले, ज्यादा समय बाद में खराब होता, अपन को इससे क्या होना चाहिए, फायदा होता है। तो इस सभी प्रकार की चीजों को अपन ध्यान में रखते हुए विद्युत वायरिंग की स्थापना करते हैं। तो इसमें अपन जैसे बात करें, इसमें अपन जैसे बात करें विद्युत वायरिंग की स्थापना हेतु कारक, वैद्युतिक वायरिंग, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना, वैद्युतिक वायरिंग विद्युतिक वायरिंग स्थापना कारक, विद्युतिक वायरिंग स्थापना कारक, विद्युतिक वायरिंग स्थापना कारक। इसमें सबसे पहले स्थापना कारक में अपन जैसे सबसे पहले लिखते हैं मजबूती, एक नंबर मजबूती, एक नंबर मजबूती, दो नंबर दिखावट, तीन नंबर सुरक्षित, दिखावट, सुरक्षित, जीवन काल, जीवन काल, सुविधाजनक, सुविधाजनक, इस प्रकार की ये चीजें होती है मजबूती। जो अपन वायरिंग की स्थापना करते हैं, स्थापित वायरिंग वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को सहन कर सके। मजबूती से संबंधित ये हो गए जो वातावरण परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तनों को क्या कर सकते हैं, सहन कर सके, वातावरण अनुकूलित हो और पूर्ण लोड धारा को वहन करने योग्य होनी चाहिए, मतलब मजबूत होनी चाहिए। वायरिंग आज करे और कल परसों में खराब हो ऐसी वायरिंग नहीं होनी चाहिए। वायरिंग क्या होनी चाहिए, मजबूत। ये स्थापना में कारक है, मतलब स्थापित करते ये इन चीजों को अपन को ध्यान में रखते हुए अपन को स्थापना
करनी चाहिए। दूसरी दिखावटी, स्थापित वायरिंग है वो देखने में भी क्या लगनी चाहिए, सुंदर लगनी चाहिए, ऐसे नहीं देखने में भी खराब लगे, इस प्रकार की वायरिंग की स्थापना भी नहीं करनी चाहिए। फिर अपन सुरक्षित, सुरक्षित मतलब जो वायरिंग करते हैं क्या है, जो वायरिंग करते हैं उसके, जो वायरिंग अपन करते हैं तो वायरिंग में अपने और जो कारीगर है, जो वायरिंग करने वाले होते हैं, जो कारीगर वगैरह, उन सभी को सुरक्षा की दृष्टि से क्या भी होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए। उसका जीवन काल, फिर अपन बात करें जीवन काल, तो वायरिंग का वो जीवन काल है वो भी ज्यादा चलना चाहिए, वायरिंग ज्यादा समय तक चले, सुरक्षित हो, अग्नि से भी उनकी स्पार्क वगैरह, अग्नि आग लगने की संभावना भी उसमें क्या हो, कम हो, सुविधाजनक। स्थापित वायरिंग कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए, इसकी जरूरत पड़ने पर अपन उसमें क्या कर सके, आराम से अपन उसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि वायरिंग की स्थापना संबंधित कारक है। तो वायरिंग सुंदर होनी चाहिए, दिखावटी में अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, जीवन काल अच्छा होना चाहिए उसका, फिर अग्नि से भी उसकी सुरक्षा, सब प्रकार से वो अच्छी प्रकार से चले तो वो वायरिंग अच्छी होती है। तो ये थी विद्युत वायरिंग से संबंधित। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।